बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। 26 जनवरी एक वाटरशेड था इंडिया का, रिपब्लिक डे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था और बड़ी शान से वो मनाते हैं। मिलिट्री परेड भी हुई है, बट इस दफ़ा लाल किले पे एक ट्रैक्टर परेड हो गई है और लोग हैरान हैं कि ये क्या हुआ। वो सूबा जो ग्रीनरी समझा जाता है, उसके सारे किसान, सिख नहीं मैं कह रहा, हिंदू मुसलमान सारे किसान जो हैं वहाँ के, वो आके बैठे हुए हैं। और अब लगता है कि इट्स पंजाब वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। सम टाइम ये लगता है ये क्या है और आगे क्या ये पॉलिटिकल मिस्टेक है, आगे ले जा रहे हैं, जिस पे हम बात करेंगे। एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। इसके ऊपर अभी आपसे बात करते हैं, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये क्या हुआ है बताएं वहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा था वहाँ पे वो कह रहे थे कि तिरंगा गिरा दिया और बाद में पता लगा। ताहिर देखिए, जब भी कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ती है तो हुकूमत वक्त की कोशिश होती है कि वहाँ पे कुछ डिवाइड एंड रूल तरह की कुछ चीज़ जो है वो लेके आई जाए, या उस मूवमेंट को, उसका जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। स्पेशली ऐसी मूवमेंट जो कि अवाम में जिसकी थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो भी बन रही हो। अब अगर हम देखें तो ये जो इंडियन पंजाब के और बाकी जो रियासतों के जो किसान थे, एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट उनका चल रहा था, और ये प्रोटेस्ट जो है सितंबर से चल रहा है। दिल्ली के जो आउटर जो है सर्कल, उस पर ये पिछले 2 महीने से 26 सितंबर से ये किसान जो है ये बैठे हुए थे। अब ऑल ऑफ अ सडन वो क्यों वायलेंट क्यों होते हैं, क्या वाक़तन वो वायलेंट होते हैं, या वो वायलेंस जो थी वो प्रोवोक की गई थी, या कुछ इनसाइडर जो थे वो उसमें घुसाए गए थे। तो ये चीज़ें जो है, ये तो शायद इंडिया में उस पर जो भी एक मिशन बैठ रहा होगा, जो प्रोब हो रही होगी, उससे पता चल रहा होगा। लेकिन अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से देखा जाए तो किसान जो थे उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकालने का कहा, उस पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनका एक पीसफुल प्रोटेस्ट का हक जो था उसको बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि जी, जो दिल्ली पुलिस है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ मुज़ाकरात किए जाए, उनके लिए रैली का रूट जो है वो भी बन गया। और जो मेजॉरिटी थी उस वक्त जो ट्रैक्टर रैली के शुरका की, उन्होंने उस रूट को फॉलो किया। उस पर हम देखते हैं कि कुछ ट्रैक्टर्स जो है वो उस रूट से डिग्रेस हो गए। हाँ बाहर डी ट्रैक हुए। और वो डी ट्रैक होने में जो अभी तक का जो इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स को अगर आप देखें तो 2 किरदार जो हैं वो काफ़ी नुमाया नज़र आते हैं। एक उनके पंजाबी जो है फोक सिंगर एक्टर हैं, जिन्होंने के बाद में निशान साहब जो है उसका जो एक मजहबी झंडा वो भी लहराया लाल किले पे। तो एक तो उनकी बात की जा रही है कि उनका ताल्लुक जो है वो शायद हुक्मरान जमात के साथ था और उन्होंने प्रोवोक किया। इन्फिल्ट्रेशन थी। दूसरा जो है, और अगर उनका कभी था, अब वो नहीं भी है, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी उसको कबूल की थी कि उन्होंने ये अपना प्रोटेस्ट जो है उसको रिकॉर्ड करवाने के लिए लगाया। और उसके बाद की फुटेज अगर आप देखें तो बहुत से शुरका जो थे वो ना सिर्फ ये कि उनको गालियां दे रहे थे, बल्कि वो उनको वहाँ से भागना पड़ा झंडा लहराने के हाँ, बाद। तो बिल्कुल। बजाय इसके कि उनको वो एक हीरो माना जा रहा होता, तो उनको भागना पड़ा, क्योंकि बहुत से उसमें शुरका का ये ख्याल था कि नहीं ये लगाना इंसाइट चाहिए। करके, प्रोवोक करके, और ये तहरीक को उनकी कमज़ोर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब अगर आप थोड़ा सा इससे आगे आते हैं तो ये वायलेंस तो हो गई, और यकीनन ये एक बड़ा बदनुमा दाग लगा इंडियन डेमोक्रेसी पे और मोदी गवर्नमेंट पे। जो मुख्तलिफ, अगर हम देखें, 3 पैचेस आए हैं जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर को अगर हम देखें, जो उसको आर्टिकल में चेंजेस करना और वहाँ पे डेमोग्राफिक पॉपुलेशन को चेंज करने की कोशिश करना। उसके बाद जो सिटीज़नशिप लॉ है, जिस पे अगेन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, कोविड की वजह से शाहीन बाग से मुजाहिरीन को उठना पड़ा, वरना वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बन गया था। स्टूडेंट्स जो थे, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स इंडिया में, उन्होंने मुख्तलिफ जो लेजिस्लेशन थी उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया। और ये वाला जो प्रोटेस्ट है ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, और वो इस वजह से कि चूँकि पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये तो इंडिया की 1.25 बिलियन पॉपुलेशन के लिए ब्रेड बास्केट है। तो अगर सारे फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, तो यकीनन ये एक ऐसा वो एपिसोड है जो कि मोदी हुकूमत के लिए बहुत आसान नहीं है। अब चूँकि पार्लियामेंट से बिल पास हो चुका है, उस बिल से
इवन अगर हुकूमत ये कहती है कि 2 साल के लिए उसको डेफर कर देंगे तो दोबारा पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, जाहिर है उसको डेफर करने का भी कोई तरीका होगा ना, कानून को रोकने का। कानून को रोकने के लिए दोबारा से शायद उसमें कोई अमेंडमेंट लाना हो। अब जो अभी जो सिचुएशन अनफोल्ड होगी वो ये हो रही है कि अब इंडिया में जो उनका पार्लियामेंट का इजलास है वो भी अब शुरू हो गया है। अब पार्लियामेंट का इजलास 15 फरवरी तक रहेगा। अब किसानों का धरना भी जारी होगा। पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और स्पेशली कांग्रेस और आदमी पार्टी और जो बाकी अपोजिशन की पार्टीज़ है वो भी इसको अपने अपने तौर पे इस मसले को उठा रही होंगी। तो अब देखना है कि इस सारा इशू जो है ऊँट किस करवट बैठता है। कल रात जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कल कोशिश की जो दिल्ली के बाहर एक उसके बॉर्डर पे गाज़ीपुर जो है वहाँ पे ब्लॉकेट ख़त्म करवाने की कोशिश की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने, लेकिन वो नहीं उसमें कामयाब हो सकी। किसान जो थे वहाँ पे मुतहद रहे। तो अब देखना ये होगा कि ये धरना जो है क्या वो चलता रहता है या पार्लियामेंट में डिस्कशन के दौरान इस पर कुछ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आती है गवर्नमेंट, जिस पे वो कुछ लो और कुछ दो करके किसानों को अपीस करने की कोशिश करें। आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जहाँ पे इंटेलिजेंशिया कम अज़ कम मैंने कुछ लोगों की टॉक भी सुनी अभी, वहाँ के जर्नलिस्टों की और अहम जो थिंक टैंक्स के साथ है, उनका ये कहना था कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से ये लगता है कि एक मोनोपोली गंदम के ऊपर और इनकी ख़रीदारी पे बनाया जाए, जिसके नतीजे में फिर लेटरल स्टेज पे जाके अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस होगी और वो मिडिल क्लास जो अभी सपोर्ट कर रही है वो बाद में ख़ुद सफ़र करेगी। ये देखिए आपको जो इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट है या जो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ये आप हाँ, समझे, यानी आप मुझे वो ये क्वेश्चन है आप ये समझे इकोनॉमिक क्वेश्चन का ही एक है मैनिफेस्टेशन बन सकता है। अच्छा, अगर आज नहीं भी है तो ये बन सकता है। ये इकोनॉमिक हिटमैन की जो कंस्पिरेसी थ्योरी है ये तो खैर बहुत पुरानी है, लेकिन क्वेश्चन आप समझते हैं जी देखिए ना, वो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक सिस्टम जो कि पिछले 72 साल से चलता आ रहा है, बल्कि उससे पहले भी, उससे पहले, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो जो है ये रिसेंट 60 के बाद है, लेकिन पहले आड़ती तो पहले भी थे, आड़ती तो पहले भी थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस जहाँ पे को सेल कर सकते थे वो, अच्छा, वो जो उनको अशोर्ड एक वो बाढ़ सन 62 के बाद हुई है। तो ये चीज़ें जो है वो तो वहाँ पे चलती आ रही हैं। अब जो हमें इससे लेसन मिलता है वो ये है कि अगर आप प्रॉपर कंसल्टेशन के बगैर अच्छी इंटेंशन से भी अगर कोई लॉ लेके आना चाहते हैं हेस्ट में कोई, तो बाज़ का तो गले पड़ जाता है। अगर मोदी सरकार जो है वो इसको थोड़ा सा किसानों की जमातों के साथ उनका वो इनपुट ले लेती, यानी यहाँ पे तो जो सितंबर में जब ये लॉज पास हुए थे तो ये बाकायदा बुलडोज करके पास हुए थे। अपोजिशन को एक ही दिन में तीनों लॉज जो है वो पास हो गए थे इस पे। जैसे बाज़ का तुम्हारे यहाँ भी जब कोई लॉ अर्जेंट किस्म का पास करवाना होता है, फाटा का था ये और थे, लेकिन वो तो खैर ऐसे लॉज होते हैं ना जिसपे कि आप फ़ायदा है, नहीं फ़ायदे के अलावा जिसका कि शायद वो लाखों लोगों जो हैं, यानी यहाँ पे उनसे कंसल्टेशन हो नहीं सकती, उनसे कंसल्टेशन करना मुश्किल हो सकती है, या जो ऑलरेडी डिमांड होती है, तो लोगों की डिमांड होती है कि पॉपुलर होते हैं। पॉपुलर था ना, फाटा को तो मेन स्ट्रीम में लाना पुरानी डिमांड थी, लेकिन वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद को इग्नोर करते हुए एकदम से लॉ पास कर लेना एक ही दिन में और फिर उस पर स्टबर्न हो जाना, एक पोजीशन ले लेना, वो इस वक्त जो है बैकफायर कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट। आप ये समझते हैं कि जो अंधी तकलीद बीजेपी इस वक्त अमेरिका की कर रही है और जो बिजनेसमैन है वो प्राइमरीली इंट्रेंच्ड है यूएस इकॉनमी में, मित्तल हैं, फिर ये रिलायंस वाले हैं, अंबानी है, अगर इनका आपको देखें तो कंज्यूमर मार्केट तो इंडिया की है जिससे वो पैसे कमाते हैं, तो उनके मफाद को तो बड़ी गलती कर रहे हैं ये अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल के। देखिए ताहिर, जो पिछले 4-5 साल आपने थ्योरी वो आदिल नजम उसको कहते थे जो स्ट्रॉन्ग मैन थ्योरी, हाँ स्ट्रॉन्ग मैन थ्योरी, लेकिन ट्रंप के जाने के बाद आपको लगा कि वो स्ट्रॉन्ग मैन थ्योरी जो है अब उसमें डेंट पड़ने शुरू हो रहे हैं, फेलियर हो रहा है। और अगर हम इंडिया में जो कुछ हो रहा है उसको देखें तो मोदी भी जो कि एज ए सुप्रीमो और एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पे उभर के सामने आ रहे थे, वहाँ पे डेंट जो है वो पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम ट्रंप ही के डिपार्चर को देखें तो एक और लेसन हमें मिलता है, और वो ये है कि ट्रंप तो चला गया लेकिन ट्रंपिज्म जो है ये एक लंबा अरसा चलेगी। अमेरिका में जो पोलराइजेशन हो गई है सोसाइटी की कैपिटल हिल पे अटैक के बाद, तो वो चलेगी, और इसी तरीके से इंडिया में भी पोलराइजेशन इस हद तक पहुंच गई है कि इवन अगर बीजेपी हुकूमत नहीं रहती या मोदी नहीं हुकूमत नहीं भी रहती तो वो जो पोलराइज जो उसके बीज बो दिए गए हैं वो शायद
एक लंबा अरसा इंडियन कन्फेडरेशन जो है उसको वो थ्रेट करते रहेंगे। नुकसानदेह होगा। तो आप क्या समझते हैं अब, क्योंकि ये क्वेश्चन का आपका मैंने लफ्ज़ पकड़ लिया, क्योंकि नेचुरली निकले आपके मुंह से, तो कहीं बैक ऑफ योर माइंड होना चाहिए, इसका कुछ बैकड्रॉप होगा, कोई पेन पिक्चर देखिए, होगा। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इकोनॉमिक क्वेश्चन तो इसी तरीके से है ना कि आपके एग्रीकल्चर जो है वो बगैर प्रॉपर कंसल्टेशन के आप मल्टीनेशनल्स के हाथों में नहीं दे सकते। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, एग्रीकल्चर जो है हमारा, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इट्स नॉट ओनली एन इंडस्ट्री। हमारे किसान यहाँ के किसान हैं, वो इंडिया के किसान हैं, वो इसलिए खेती बाड़ी नहीं करते कि ये उनका ज़रिया मुआश है, वो इसलिए खेती बाड़ी करते हैं कि अगर उनके पास ज़मीन है और वो खेती बाड़ी ना करे तो उनकी नाक नहीं रहती। हाँ बिल्कुल, वे ऑफ लाइफ है, आई एग्री, वे ऑफ लाइफ है ना, कल्चर है। हाँ, तो उसमें वो नफ़ा नुकसान नहीं देख रहे होते। तो जब आप किसी का वे ऑफ लाइफ ओवरनाइट चेंज करने की कोशिश करेंगे और उसको आप जो है मल्टीनेशनल्स के हाथों में देने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो आएगी। अच्छा, कहीं ये डेवलप हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक एज ए थिंकर या एज ए किसी थिंक टैंक में इतना अरसा इस फील्ड में रिसर्च के तौर रिसर्च, डू यू थिंक कहीं आ रहा है कि हिंदू डोमिनेंस का, हिंदुत्व का, क्योंकि आप देखें जो सारी रिफॉर्म्स पीछे कश्मीर है, वो मुसलमान थे, ये जो किसान है ये चाहे यूपी में भी हों मोस्टली सिख हैं, और तो ये एक इंडिया को बड़ी बुरी तरह जो उनका सेकुलर और वो जो एक था कॉन्स्टिट्यूशन और वो सारा उसको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर मैं या आप ये बात पाकिस्तान में बैठ के करेंगे तो शायद इसको एंटी इंडिया प्रोपोगंडा के तौर पे लिया जाएगा, लेकिन ये एक हकीकत है और ये मैं नहीं कह रहा। ये आपको, अगर आप इंडियन जो रिनोन्ड स्कॉलर्स हैं या इंडियन जो नॉन पार्टीजन पेपर्स हैं उनको पढ़ें तो, और या इवन बीजेपी के क्लेम्स भी आप पढ़ें, मुख्तलिफ लीडर्स को अगर आप सुने तो वहाँ पे ये चीज़ तो बेबांगे दोहल कहते हैं कि वो उसको एक हिंदुत्व स्टेट जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सारे बीजेपी के इस वक्त ओपोनेंट्स हैं, जो जितनी भी प्रोग्रेसिव सेकुलर फोर्सेस हैं, वो उसको अपोज कर रही हैं। तो ये चीज़ जो है, ये तो जो सेकंड टर्म इलेक्शन जीता है मोदी गवर्नमेंट ने, वो तो जीता ही इसी बेसिस पे है कि वो उसको एक हिंदू स्टेट जो है बनाना वो कहा जाता है, हेयर से है बहुत से लिखने वालों का, वो कहा जाता है कि इंडिया पहले टूटा रिलीजन के नाम पे, उसके बाद फिर टूटा जब पाकिस्तान ब्रेक डाउन हुआ इथनिक उसके बुनियाद पे, अब आगे जो दोबारा इसकी आगे कांग्रेस में, कभी इंडिया कांग्रेस में होता था, अब आगे डिवीजन जो है वो फिर रिलीजन के नाम के ऊपर होनी है। तो आप समझते हैं कि एक फॉल्ट लाइन ये डेवलप हो रही है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर इंडिया को कोई नुकसान पहुँचता है उनकी फेडरेशन को, तो पाकिस्तान के लिए भी खैर नहीं है, ये फिर ये रीजन के लिए भी बहुत बुरा है, रीजन के लिए भी खैर नहीं है, खैर नहीं है, बहुत बुरा है। हाँ, और यकीनी तौर पे वन वुड लाइक टू सी सैनिटी प्रिवेलिंग, कि सैनिटी जो है वो इंडिया में बरकरार रहे, क्योंकि जैसे एक इनस्टेबल अफगानिस्तान पाकिस्तान के हक में नहीं है, इसी तरीके से एक इनस्टेबल इंडिया भी बहुत ही बुरा है, पाकिस्तान के, हाँ, बहुत ही बुरा है ना, वो तो पाकिस्तान के हक में नहीं है। इसमें काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं। वक्त ख़त्म हो गया, मुझे लगता है इसके ऊपर हमें और प्रोग्राम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो एक हम जैसे एक छोटी सी एजिटेशन समझ रहे थे, अब ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन, ये अगले 15 दिन जो है ये डिसाइसिव होंगे और एक फॉल्ट लाइन डेवलप हो रही है उस तरह की जिसका साइमन हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में अपना जिक्र किया, एंड विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे हमसाए में ही हो रही है। इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं, वक्त ख़त्म हो गया, वरना हम गुफ्तगू जारी रखते हैं और आइंदा इसके ऊपर हम गुफ्तगू किसी वक्त जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।